गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में जे थॉमसन का एक बिल्कुल वाहियात वाला बकवास मॉडल सीख चुके हैं, जिसको उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल कहा था। कोई खास उसकी यूटिलिटी नहीं है। इनफैक्ट अब तो कई जगह से उसको हटा दिया गया है, लाइक जेई के सिलेबस से हटा दिया है, नीट के सिलेबस से हटा दिया है। इनफैक्ट क्लास 11-12 में भी अब पूछा नहीं जाता है, क्योंकि उसकी कोई यूटिलिटी ही नहीं है, बकवास है। लेकिन आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने उसको पढ़ा। नाउ आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो हेडिंग डाल लेते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखो बच्चों, क्या था कि ये क्यों बात हुई, रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या किया, जरा इसको ध्यान से समझना। यहां से शुरू हो जाता है हमारा डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ही आपका बेसिक बनना शुरू हो जाएगा, और बेसिक बनते बनते अब आप इस चैप्टर में एक एक स्टेप ऊपर चढ़ने लगोगे। तो इसको यहां से ध्यान से सुनना। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि बैक्वेरल ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बता दिया था। मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, इन लोगों को एक्सपेरिमेंट करते वक्त कैंसर हो गया था रेडिएशंस की वजह से, और कहीं ना कहीं साइंटिफिक वर्ल्ड में हड़कंप मच गया था कि अगर रेडिएशंस हमारी बॉडी पर आ गए तो कैंसर हो सकता है एंड इवन डेथ भी हो सकती है। सो रदरफोर्ड वाज वन ऑफ द साइंटिस्ट हु थॉट कि एक ऐसी प्लेट बनाई जाए, एक ऐसी मेटल की प्लेट बनाई जाए जो रेडिएशन से बचा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यही की यही बात तो चैडविक ने भी कही थी। तो चैडविक भी यही काम कर रहे थे और रदरफोर्ड भी यही काम कर रहे थे। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? सो रदरफोर्ड ने सोचा, और बैक्वेरल, मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी, इन सब लोगों ने एक बात हमें ये बता दी थी कि अगर आप एक लेड का बहुत मोटा सा बॉक्स रखोगे तो वो इन रेडिएशंस को बचा के रखेगा। तो रदरफोर्ड ने भी यही सोचा और अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स क्या होते हैं या रेडिएशंस क्या होते हैं। तो बच्चों, जो भी आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से तीन टाइप के पार्टिकल्स एमिट होते हैं। इससे तीन टाइप के पार्टिकल्स एमिट होते हैं, मतलब लगातार अगर ये सब्सटेंस आपके सामने रखा है तो उससे लगातार ये तीन पार्टिकल्स बाहर निकल रहे होंगे। कौन कौन से होंगे ये पार्टिकल? पहला पार्टिकल होगा आपका अल्फा पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल होगा आपका बीटा पार्टिकल, और तीसरा पार्टिकल होगा आपका गामा पार्टिकल। एक छोटा सा आपको ट्रिक बता देता हूं, हमेशा ध्यान रखना, जिस प्रकार एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक वैसा ही नेचर इन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का भी होता है। जिस तरीके से प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, आपका अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। इनफैक्ट इस अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU होता है और इसका चार्ज +2 होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? जिस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन होता है, उसी तरीके से आपका बीटा पार्टिकल भी होता है, जिसका मास तो लगभग नेग्लिजिबल माना जाता है, लेकिन इस पर चार्ज -1 माना जाता है। एंड अगर अपन बात करें गामा पार्टिकल की, तो गामा पार्टिकल भी हैवी होता है, लेकिन इस पर चार्ज न्यूट्रल होता है। तो ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए था। सबसे खतरनाक पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं हमारे अल्फा पार्टिकल्स। तो किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ये अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। अब आप इस अल्फा पार्टिकल को देखकर ही यहां पर बोल सकते हो कि सर इस एक अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज है, देयरफॉर 1 अल्फा पार्टिकल
एक अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 प्रोटॉन्स इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, यानी अगर अपन चार्ज के एस्पेक्ट में देखें तो एक प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है, लेकिन यहां पर अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज होने का मतलब है चार्ज के एस्पेक्ट में, चार्ज के हिसाब से एक अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन के बराबर है। और अगर मास की बात करें तो प्यारे बच्चों एक अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4 AMU, और एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1 AMU। तो 1 अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 प्रोटॉन्स इन टर्म्स ऑफ मास। तो इसका मतलब है कि जब प्रोटॉन से दुगना चार्ज में और चौगुना यानी 4 गुना मास में ये अल्फा पार्टिकल होता है, इसीलिए इन अल्फा पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं दे आर वेरी मैसिव पार्टिकल्स, दे आर वेरी मैसिव पार्टिकल्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आपको कभी कभी किन्हीं बुक्स के अंदर ये अल्फा पार्टिकल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ भी मिल जाएगा। अब बच्चे सोचते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल को इन्होंने हीलियम क्यों लिखा है। तो बच्चों ये हीलियम, पहली बात तो दिस इज नॉट हीलियम एटम, दिस इज हीलियम न्यूक्लियाई। उनको क्या बोलना चाहिए, पूरा अच्छे तरीके से लिखना चाहिए कि एक हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। न्यूक्लियस क्यों, एटम क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन क्या अल्फा पार्टिकल में कोई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं। तो अगर आप हीलियम के एटम में से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो अब हीलियम के अंदर क्या बचेगा, एक ऐसा न्यूक्लियस बचेगा, एक ऐसा पार्टिकल बचेगा जिसमें 2 प्रोटॉन्स है, इसलिए +2 चार्ज, और टोटल उसका मास 4 है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो डिनोटेड एज हीलियम न्यूक्लियाई। लेकिन ये कभी भी ऐसा मत बोलना कि हीलियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, नहीं, हीलियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। हीलियम न्यूक्लियाई यानी कि अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई के जैसा है, इसलिए उसको वैसा लिखा जा सकता है। बस इस बात का आप लोग ध्यान रखना। क्या चीज क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें इन अल्फा पार्टिकल्स के स्पीड की, तो बच्चों इनकी स्पीड ऑलमोस्ट 10% होती है ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। दे ट्रेवल्स बाय द 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यूजुअली हम अगर इसकी स्पीड मेजर करें तो कभी कभी किसी बुक्स में तो ये 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन कई बुक्स, कई साइंटिस्ट 10⁻6 तक इसे रेंज लिखते हैं। तो ओवरऑल इसकी रेंज आप मान के चलेंगे 3 × 10⁸ से 3 × 10⁻7 से 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के बीच में इनकी स्पीड होती है। तो क्या इतनी चीज आपको इन अल्फा पार्टिकल्स के बारे में समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं? तो एक बात अभी इसी वक्त समझ लो, एक अल्फा पार्टिकल आपके इलेक्ट्रॉन, आपके प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन से बड़ा है, हैवी है और पावरफुल है। मतलब ऐसा बोल लो कि अगर आप आपके अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर रहे हो तो ये हाथी है और इलेक्ट्रॉन उसके सामने चूहा है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? अब रदरफोर्ड ने इन अल्फा पार्टिकल्स को यूज किया होगा अपने एक्सपेरिमेंट में, तभी इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या पड़ा? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या करा, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सी शेप्ड लेड बॉक्स ले लिया। सो दिस इज अ लेड बॉक्स, यानी ये लेड से बना हुआ है, लेड नाम के मेटल से बना हुआ है, और इसके अंदर इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। अब क्या हुआ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेड बॉक्स के अंदर होने की वजह से इधर उधर एमिट नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखो सी शेप्ड होने की वजह से इसका जो माउथ है ये यहां से ओपन है। अब जैसे अल्फा पार्टिकल यहां से बाहर आते होंगे ये फैल जाते होंगे, तो इसको फैलने से रोकने के लिए, इन अल्फा पार्टिकल्स को फैलने से रोकने के लिए यहां पर इस तरीके से एक लिड लगा दी गई। ये लिड का काम क्या है? ये लिड का काम है इन अल्फा पार्टिकल्स को कलेक्ट करके एक स्ट्रेट पाथ में आगे भेजना, एक स्ट्रेट लाइन में आगे भेजना। तो इस छोटे से होल से ये अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे होंगे, तो डेफिनेटली यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकले
और इस लिड से टकराकर इस तरीके से सीधे 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 आगे बढ़ने लगे। ठीक है, अब क्या करा? अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। क्या आप लोगों ने कैमरा देखा है? कैमरा अपने मोबाइल का नहीं, कैमरा डीएसएलआर नहीं, पुराने टाइप का कैमरा। कौन सा पुराने टाइप का कैमरा? वो कैमरा जिसमें रोल डलता था। कैमरा नीचे से खुलता था और उसमें एक रोल डलता था। वो रोल आपने देखा होगा, उसको नेगेटिव भी बोलते थे। उसके अंदर क्या होता था, आपको रेड ब्राउन या वाइट ब्राउन कलर का या वाइट ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होता था। मैं आपको बताऊं, आप उस रोल को और अगर इमेजिन करना चाहो तो अगर आपने किसी का एक्सरे देखा हो तो जैसा एक्सरे की फिल्म नहीं होती जिसमें हड्डी हड्डी सफेद दिखती है, बाकी पोर्शन ब्लैक दिखता है, ऐसा उसको लाइट में बैकग्राउंड में देखा जाता है, एग्जैक्टली वैसा एक रोल आपके कैमरे के अंदर डलता था। वो रोल की क्या खासियत थी वो भी मैं आपको बताता हूं। वो जो रोल होता था, उस रोल के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड AgBr की एक परत होती थी। इसीलिए जब कभी भी आप वो रोल खरीदने मार्केट जाते थे तो वो जो फोटो स्टूडियो वाले लोग होते थे वो कहते थे कि आप कैमरा ले आओ, हम उसको सोफिस्टिकेटेड होता है वो बहुत ज़्यादा, अगर आपका कभी उस लेयर पे उस रोल पर हाथ लग जाए तो वहाँ से सिल्वर ब्रोमाइड की परत हट जाएगी तो वो रोल खराब हो जाएगा। इसलिए वो क्या बड़े प्यार से बड़े आराम से उसको उसके अंदर डालते थे कैमरे के अंदर। आप फोटोज़ खींच लो, उस रोल के अंदर 33 या 34 फोटोज़ खींचे जा सकते थे। देन उसको आप कैमरे को स्टूडियो पर ले जाओ, वो बड़े प्यार से प्रिकॉशन से वो धीरे से रोल निकालेगा और उसको फिर वो हार्ड कॉपी में आपको कन्वर्ट करके देगा। तो वो जो रोल होता था उसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड का क्या काम था, जैसे आपने फोटो खींची तो उन कैमरेज में फ्लैश लाइट कंपलसरी होती थी। फ्लैश लाइट निकली, फ्लैश लाइट चली और आपने जितने आपके रूम में पोर्शन पर वो फ्लैश लाइट गिरी उनसे टकराकर वापस आकर कैमरे के अंदर जाती थी और कैमरे में वो जो रोल था उसको जाकर हिट करती थी। हिट करने की वजह से लाइट जितने पोर्शन पर गिरती थी उतने पोर्शन का सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता था, सिल्वर अलग हो जाता था, ब्रोमाइड बाहर हो जाता था और वहां पर स्पॉट्स बन जाते थे और उन्हीं स्पॉट्स से एक पूरी की पूरी पिक्चर डेवलप हो जाती थी, फोटो बन जाती थी, जिसको वो बाद में प्रोसेस करके कंप्यूटर से हार्ड कॉपी बनाकर निकालता था। तो ये उसका फिनोमिनन था। तो वैसी की वैसी एक फोटोग्राफिक प्लेट यहां पर हमारे रदरफोर्ड अंकल ने भी चूज करी। क्यों चूज करी? अब आप खुद सोचो भाई, अल्फा पार्टिकल्स क्या है? रेडिएशन कॉजिंग। तो जब अल्फा पार्टिकल्स इस फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराएंगे, जब अल्फा पार्टिकल इस फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराएंगे तो क्या करेंगे, इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक काले रंग का धब्बा, एक स्पॉट बन जाएगा। तो हम लोग इस फोटोग्राफिक प्लेट को ऐसे देखकर बता सकते हैं कि अच्छा यहां धब्बा है, यहां धब्बा है, यहां धब्बा है, मतलब यहां अल्फा पार्टिकल टकराएंगे। क्योंकि अल्फा पार्टिकल हमारी आंखों से थोड़ी दिखते हैं, हमको थोड़ी दिखते कि अल्फा पार्टिकल आया, नहीं तो सब रजनीकांत बन जाते। जैसे अल्फा पार्टिकल निकला ऐसे हट जाते, शू अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल गया, फिर अल्फा पार्टिकल आया अपने से हट जाते, यहाँ से निकल जाता है, ऐसा थोड़ी होता है, दिखते ही नहीं है वो। तो ये हुआ। लेकिन रदरफोर्ड काम क्या कर रहे थे? रदरफोर्ड काम कर रहे थे कि एक ऐसी मेटल की प्लेट बनाई जाए जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो रदरफोर्ड का काम चैडविक से उल्टा था। चैडविक ने क्या बोला, मोटी प्लेट बनाओ, काम खत्म करो। रदरफोर्ड ने सोचा अपन एक काम करते हैं, अपन सबसे पतली प्लेट लेते हैं। भाई ये तो पता चले कि कौन सी प्लेट अल्फा पार्टिकल्स को रोक सकती है। तो अपन क्या करें, सबसे पतली ले, अगर नहीं रुके तो फिर उससे मोटी ले, फिर उससे मोटी प्लेट ले, फिर उससे मोटी प्लेट ले, फिर उससे मोटी प्लेट ले। तो अगर अपन लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो हमको एक एंड पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ इतनी मोटी प्लेट काफी है। समझ में आई बात आप लोगों को? इसलिए रदरफोर्ड ने एक बहुत पतली बिल्कुल बारीक सी गोल्ड फॉइल ले ली। तो ये जो ब्लैक कलर से आपको यहां पर दिख रहा है, दिस इज बेसिकली अ गोल्ड फॉइल। अब एक बहुत बड़ा कारण आता है, एक बहुत बड़ा सवाल आता है, गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? वाई गोल्ड फॉइल, कोई और मेटल क्यों नहीं लिया? तो रदरफोर्ड का काम क्या था, पतली से पतली फिल्म बनाने का। और गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। मतलब दुनिया में इससे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल मेटल कोई नहीं है। व्हाट इज मेलिएबल?
पतली से पतली शीट बनाई जा सकती है जो आपके सामने है। गोल्ड की ये इतनी पतली फॉइल है कि ये मान के चलो लगभग 100 नैनोमीटर की होगी और इसके अंदर 1000 एटम से ज़्यादा नहीं होंगे, इतनी पतली है ये। आपने देखा होगा वो जो मार्केट में जो मिठाइयाँ आती है, जनरली बंगाली मिठाई या काजू कतली, उसके ऊपर चांदी का वर्क किया जाता है, तो दैट इज़ रियल सिल्वर। पता है आपको, वो सिल्वर की जो फॉइल होती है वो मिठाई के ऊपर चिपका दी जाती है। अब वो इतनी बारीक होती है कि अगर मिठाई पे चिपक गई तो आप उसको निकाल नहीं सकते। सोचो कितनी पतली होगी। जो पान वगैरह जो आते हैं, पान के ऊपर भी चांदी का वर्क चढ़ा देते हैं। आप कभी पूजा वूजा करते हो घर में, स्पेशली जो माता जी की पूजा होती है, तो उसके अंदर भी चांदी का वर्क मार्केट से खरीद के लाते हैं। वो इतना पतला होता है कि वो हवा में ऐसा ऐसा उड़ता है, वो ज़मीन पे भी सेटल नहीं होता। सोचो कितना पतला होगा। ये उससे भी पतली फॉइल बनाई। तो गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर आपने डक्टाइल की बात सुनी हो तो डक्टाइल का मतलब वायर में कन्वर्जन, एक मेटल को आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक लंबा वायर बनाया जा सकता है। मतलब आप 2 किलोमीटर दूर ले जा सकते हो गोल्ड के वायर को, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। तो आप समझ सकते हो कितना मेलिएबल और कितना डक्टाइल है, इसलिए इसको चूज किया गया। अब आप खुद सोचो, रदरफोर्ड ने बोला कि यार इतनी पतली फॉइल है, 100% सारे पार्टिकल इस गोल्ड की फॉइल को चीरते हुए, फाड़ते हुए, मतलब फाड़ते हुए मतलब ऐसा नहीं कि फट जाएगी, टूट जाएगी, आर पार निकल जाएंगे। भाई मेटल है तो मेटल के आर पार निकल जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। ये गोल्ड के पार्टिकल्स को क्लीन बोल्ड करते हुए इसके आर पार, इसको चीरते हुए आर पार मेटल के गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल पास आउट हो गए। और यहाँ पर ये जो काले काले आपको धब्बे दिख रहे हैं, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स किसके हैं? ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स फोटोग्राफिक प्लेट पर अल्फा पार्टिकल के टकराने के। तो सर इसमें क्या नई बात है? मैं कह रहा हूं इसमें कोई नई बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था। तो यहां पर हम लोग हमारे रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लिखते चलेंगे तो मजा आएगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? दैट मोस्ट ऑफ द alpha particles passed through the gold foil in a straight path। बिल्कुल सीधे 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 आए और आर पार निकल गए। लेकिन एक बड़ी चौंका देने वाली बात पता चली, कि कुछ स्पॉट्स हमें यहां पर भी देखने को मिले। मतलब यहां पर भी स्पॉट्स देखने को मिले। अब यार अगर अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहा है तो स्पॉट्स यहां क्यों मिले? रदरफोर्ड ने सोचना चालू करा। अब यहां से रदरफोर्ड की जिंदगी बदल गई। यहां से रदरफोर्ड के सोचने का तरीका बदल गया। अभी तक तो वो मेटल की प्लेट यूज कर रहे थे ताकि हम लोग अल्फा पार्टिकल्स से खुद को बचा सकें। लेकिन जैसे ही उनको ये ऑब्जर्वेशन नंबर 2 दिखा, उनके सोचने का नजरिया बदलने लगा। वो अपने रास्ते से भटकने लगे और एक नई चीज की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने सोचा ऐसा क्या हो गया कि ये अल्फा पार्टिकल्स यहां 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 मुझे दिखने लगे। तो क्या सोचा होगा उन्होंने? तो उनके माइंड में एक बात आई कि यार ये गोल्ड फॉइल है, ये बहुत पतली है, इसमें लगभग 1000 एटम है, तो हो ना हो ये अल्फा पार्टिकल्स मेटल में किसी चीज के सामने आ गए और अपना रास्ता भटक गए। और शायद ऐसा हुआ भी। तो अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से टकराए और अपने रास्ते से भटक गए। और भटकने की वजह से आपको अल्फा पार्टिकल्स यहां पर कहीं पर टकराते हुए मिले। तो उन्होंने सेकंड ऑब्जर्वेशन सबसे पहले नोट करा, दैट आउट ऑफ एवरी 200, ये उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किए। हमको इससे कोई मतलब नहीं कि कैलकुलेशन कैसे किए होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए। दैट आउट ऑफ एवरी 200 पार्टिकल्स 1 अल्फा पार्टिकल, 200 में से 1 अल्फा पार्टिकल्स डिविएट्स
फ्रॉम इट्स पाथ, अपने रास्ते से डिविएट कर जाता है, भटक जाता है और फोटोग्राफिक प्लेट पर इधर उधर दिखने लग जाता है। क्या चीज क्लियर हुई? अब तीसरा ऑब्जर्वेशन तो इतना खतरनाक था कि ये रदरफोर्ड ने इसको किस तरीके से लोगों के सामने एक्सप्लेन किया हूं मैं आपको बताता हूं। रदरफोर्ड ने बोला कि ये तीसरा ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा था कि मैं खुद भी इस पे बिलीव नहीं कर पाया, और वो ऑब्जर्वेशन क्या था वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो रही है तो अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी इतना नोट कर लो, कंटिन्यूएशन में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ये वाला लेक्चर और इसके बाद वाला लेक्चर। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इतना नोट कर लो और सोचो कि उनका तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था।